अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस थर्ड पार्ट की वीडियो में हम मज़ीद HVAC के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके मैं जवाब आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो अक्सर यही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यू देना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, HVAC के इंटरव्यू में अक्सर एक ये सवाल पूछा जाता है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेंटिलेशन का होता है। तो वेंटिलेशन एग्जॉस्ट रेट क्या होता है टॉयलेट में WC के लिए या यूरिनल के लिए। तो एशरा स्टैंडर्ड में वो वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट रेट के बारे में क्या बताया गया है। एशरा स्टैंडर्ड 62.1 जो एडिशन मैंने यहाँ पर 2016 का लिया हुआ है, तो उसके टेबल अगर 6.5 में आप देखेंगे तो उसमें मिनिमम एग्जॉस्ट रेट बताया गया है। उसमें दो कंडीशन है, एक तो टॉयलेट जो है प्राइवेट है, तो एक उसमें बताया गया है टॉयलेट प्राइवेट में एग्जॉस्ट रेट जो 25 और 50 CFM पर यूनिट लिया गया है। पर यूनिट का मतलब है आप WC भी ले सकते हैं, वाटर क्लोजेट ले सकते हैं, यूरिनल ले सकते हैं या वॉश बेसन ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कोई भी ऑफिस बिल्डिंग टॉयलेट है वो प्राइवेट है तो उसके लिए टॉयलेट रेट जो है 25 से 50 CFM लेते हैं पर यूनिट। प्राइवेट इस वजह से बोलते हैं जैसे ऑफिस होती है, कोई एक बंदा यूज़ करता है या उसके लिए यूज़ होता है या दो बंदों के लिए यूज़ होता है। तो एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक में वो ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपकी ऑफिस में टॉयलेट है उसके लिए आप एग्जॉस्ट रेट लेंगे तो आप लोगों के हिसाब से देखेंगे कम यूज़ हो रहे हैं तो फिर वो 25 CFM लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 CFM लेते हैं। तो डिज़ाइनर ज़्यादातर जो एग्जॉस्ट रेट जो 50 CFM पर यूनिट के लिए लेते हैं। अगर आप एक WC है तो उसके लिए 50 CFM लेंगे और दूसरा कोई यूनिट है तो वो उस तरह से ये ऐड किया जाता है। इसके अलावा NFPA में एक नोट भी दिया हुआ है, अगर आप ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रेट ये टॉयलेट रूम का बताया गया है। अगर ऑक्यूपाई किसी एक बंदे ने किया हुआ है, एक वक्त में एक शख्स यूज़ कर रहा है, यहाँ अगर कंटिन्यूस सिस्टम या ऑपरेशन हो रहा है आपका, तो लोअर रेट आपको लेना है। अदरवाइज दूसरी सूरत में अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो हाई रेट लेना है। जैसे मैंने बताया था एक बंदा सिर्फ यूज़ कर रहा है तो आप 25 CFM लें, अगर ज़्यादा बंदे उस प्राइवेट टॉयलेट में यूज़ हो रहे हैं तो आपको वो 50 CFM लेना है। और दूसरा ये भी नोट दिया गया, अगर आप इसके स्टैंडर्ड को थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद डिटेल मालूमात हो जाएगी। मगर मेन आपको बस ये याद करना है टॉयलेट जो प्राइवेट होता है या ऑफिस के लिए होता है उसका एग्जॉस्ट रेट 25 CFM से लेकर 50 CFM होता है। वो आप उसकी यूजेज के आप अपने अंदाजे से या आप वो समझते हैं तो वहाँ पे कितने लोग काम करेंगे या यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से पर यूनिट का आप CFM सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टॉयलेट पब्लिक। जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा आना जाना होता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें जो एशरा का जो स्टैंडर्ड है 62.1 उसमें ये बताया गया एग्जॉस्ट रेट 50 से 70 CFM पर यूनिट का होना है। अभी पब्लिक टॉयलेट में भी किस तरह का पब्लिक टॉयलेट है, उसमें लोग जो हैं तो कम होते हैं पब्लिक टॉयलेट में या ज़्यादा होते हैं। तो डिज़ाइनर ये मैक्सिमम हमेशा पब्लिक टॉयलेट का CFM लेते हैं और प्राइवेट का भी ये मैक्सिमम 50 CFM लेते हैं और पब्लिक टॉयलेट का भी 70 CFM लेते हैं पर यूनिट। उसमें पर यूनिट में WC भी आ जाता है या दूसरे भी आ जाते हैं। तो इसमें भी यही एक नोट दिया हो गया है। तो अगर आपका जो रेट पर वाटर क्लोजेट है या यूरिनल है या दोनों है तो उस सूरत में हायर रेट आपको हैवी यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है और लोअर जो रेट है वो कम के लिए इस्तेमाल करना है। वो अगर टॉयलेट की आपको वेंटिलेशन करनी है तो उसमें ये आप थंब रूल के हिसाब से डिज़ाइन क्राइटेरिया उसने बताई कि 2 CFM पर स्क्वायर फुट यूज़ कर सकते हैं, 10 एयर चेंज आप यूज़ कर सकते हैं या 100 CFM पर वाटर क्लोजेट यूज़ कर सकते हैं। उससे ये थम्स रूल बताए गए। अगर आपको थम्स रूल यूज़ करने तो इसको आप देख लीजिएगा, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप थम्स रूल करें। जब भी डिज़ाइनिंग करें तो एशरा के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप ये यूज़। और दोस्तों, अक्सर ये एयर कंडीशनिंग के डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल किया जाता है तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्या होती है और उसके अलावा इंडोर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन करने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए कौन से पैरामीटर या कौन से स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं जैसे हमारी एयर कंडीशनिंग कंफर्ट हो। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में आपको जब भी किसी चीज़ को कंफर्ट करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, आपको ये जहन नशीन करने। ये 4 चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो और एयर क्वालिटी।
अभी टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो मैं आगे आपको तफसीलन बताता हूँ, जो एशरा में डिज़ाइन में बताया गया, और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और फ़्लो और एयर क्वालिटी ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एरिया का टॉयलेट का अलग फ़्लो होता है, ऑफिस का अलग, कमर्शियल का अलग, काफ़ी डिटेल है, फिर उसमें भी काफ़ी डिटेल है, तो वो मुख्तलिफ़ कंडीशन पे मुख्तलिफ़ फ़्लो यूज़ होता है, तो वो लोगों के हिसाब से भी यूज़ होता है, एरिया के हिसाब से भी यूज़ होता है। तो इस फ़्लो को अगर देखना है तो आपको एशरा का स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, और मुख्तलिफ़ कंडीशनों पे मुख्तलिफ़ फ़्लो यूज़ होता है। और एयर क्वालिटी भी जैसे एयर जैसे आपकी आ रही है तो उसमें क्वालिटी एयर की मेंटेन करनी होती है। एयर में जरासीम भी आ रहे होते हैं, स्मेल भी आ रही होती है, जहाँ एयर के साथ मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी आ रहे होते हैं। तो एयर क्वालिटी जैसे हॉस्पिटल की मुख्तलिफ़ होती है, ऑफिस की मुख्तलिफ़ होती है, जनरल पब्लिक की मुख्तलिफ़ होती है, उस हिसाब से एयर हैंडलिंग यूनिट में मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। तो एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे एल्यूमिनियम के फ़िल्टर भी यूज़ होते हैं, फोम फ़िल्टर भी यूज़ होते हैं, हिपा फ़िल्टर भी यूज़ होते हैं, काफ़ी फ़िल्टर्स के टाइप हैं। तो डिज़ाइनर देखता है तो ये कौन सी एरिया पे हम एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर एशरा के स्टैंडर्ड इसके एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बताए गए हैं, और वो फ़िल्टर सेलेक्ट किए जाते हैं और एयर हैंडलिंग यूनिट या दूसरे यूनिटों में वो लगाए जाते हैं। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ़्लो और एयर क्वालिटी ये 4 चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो हमारी एयर कंडीशनिंग मुख्तलिफ़ जो लोकेशन के हिसाब से वो कंफर्ट हो जाती है, वो सूटेबल हो जाती है, या वो उस लोकेशन के हिसाब से मुनासिब या रीज़नेबल होती है। अब आते हैं तो डिज़ाइन क्राइटेरिया, जो ये 4 चीज़ें हैं तो उसकी डिज़ाइन क्राइटेरिया जो कौन सी डिज़ाइनर लेते हैं तो उसको हम समझते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में जो जनरल हम जो एशरा की गाइडलाइन को रिकमेंड करता है या वो टेम्परेचर के बारे में बताता है, तो वो हम विंटर में जो है 68 से लेकर 74 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 से लेकर 23.33 डिग्री सेल्सियस हम विंटर में टेम्परेचर को सिलेक्ट करते हैं सर्दियों के लिए। अगर हम डिज़ाइनिंग करेंगे गर्मियों के लिए तो उसमें जो 72 से लेकर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 22.22 से लेकर 26.66 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 30 से 60 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर डिज़ाइन कर रहे हैं आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इस हिसाब से फॉलो करनी है। और फ़्लो और एयर क्वालिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके लिए आपको मज़ीद डिटेल में जाना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं जो जनरल डिज़ाइनर हमारे पाकिस्तान में जो ये टेम्परेचर की कंडीशन एशरा को फॉलो हुए करते हैं, तो वो लोग ने एक थम्स रूल बना दिया है जहाँ एक पैरामीटर फिक्स कर दिया है। जैसे वो अगर विंटर में आप टेम्परेचर लेंगे तो 72 ±2 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे, अगर 22 ±1 डिग्री सेल्सियस विंटर में करेंगे। वो सेम ही पैरामीटर है, मगर ये ज़्यादा आसान है आपको याद करने के लिए और समझने के लिए। और दूसरा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट +-2 का मतलब है 75 से -2 करेंगे तो 73 आ जाएंगे, अगर प्लस करेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इस तरह ये सेंटीग्रेड में 24 +-1 का मतलब है 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। ये समर में डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन कंडीशन लेता है डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 50 जो है परसेंटेज का +-10% लिया जाता है। इसका मतलब है माइनस करेंगे तो 40 रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी और प्लस करेंगे तो 60 रिलेटिव, 40 से लेकर 60 जो डिज़ाइनर जो पाकिस्तान में ये लिए जाते हैं। ये एशरा की जो टेम्परेचर कंडीशन है और ये जनरल जो पाकिस्तान में ली जाती है वो कंडीशन है। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करें सेम ही है, मगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। और ये जो कंडीशन है ज़्यादा आसान है याद करने के लिए। अगर ये याद कर सकते हैं तो आप ज़हन नशीन कर सकते तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये आपको बिल्कुल आसान है याद करने के लिए। 72, 75 और 50 को याद करना है और +-2 और +-10% आपको याद करनी है। और अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि अब अगर आपको एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए लोकल एम्बिएंट टेम्परेचर आपको क्या लेना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में हमें बताएं। दोस्तों, अगर हम जब भी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो एम्बिएंट जो कंडीशन है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम अलोएबल जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो लिया जाता है। दोस्तों, ये मैक्सिमम अलोएबल एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में तो एम्बिएंट टेम्परेचर आज का कुछ और होगा, कल का कुछ और होगा सर्दियों में, या गर्मियों में कुछ रोज़ टेम्परेचर वेरी करता है।
तो उस हिसाब से उसको मैक्सिमम उसमें टेम्परेचर लिया जाता है। अगर सर्दियों में माइनस में या प्लस में ही कम से कम हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है वो लिया जाता है, और गर्मियों में पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर लिया जाता है। कूलिंग हम सिस्टम करना है या हीटिंग के लिए करना है, जो हमारा सिस्टम फेल्यूर हो जाए। इसका मतलब है हमने एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन की, अगर हमने गर्मियों में सपोज करते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिया, हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 40 हो गया, तो यूनिट हमारा काम नहीं करेगा उस हिसाब से। और ये पैरामीटर जो है हमें वो एनालिटिकल रिजल्ट्स के हिसाब से लिए जाते हैं। लिमिटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप कराची में बैठे हुए हैं तो कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो गर्मियों में क्या होता है और सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो वो आपको एनालिटिकल वो रिज़ल्ट्स जो हैं तो वो आपको लेने। अगर आप कराची के अलावा इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अगर लाड़काना में बैठे हुए हैं, शिकारपुर में बैठे हुए हैं, किसी भी शहर में पाकिस्तान में बैठे हुए, वहाँ के एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन लेने। अगर आप किसी और मुल्क में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में या और कंडीशन किसी मुल्क में, तो वहाँ की एम्बिएंट कंडीशन आप देखेंगे। वो एम्बिएंट कंडीशन आप अगर हेप के सॉफ्टवेयर में भी दी होती है डिज़ाइनिंग में, उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कराची में मैं हूँ, तो कराची ये सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान में, तो यहाँ की एम्बिएंट कंडीशन क्या है, तो समर की मुख्तलिफ होंगी और विंटर की मुख्तलिफ होंगी। समर में देखते हैं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर गर्मियों में जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी इक्विपमेंट एयर कंडीशनिंग के हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अगर कोई भी इक्विपमेंट आप लेते हैं उसका एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हमारी जब टेम्परेचर 40 आ जाएगा एम्बिएंट का, तो वो यूनिट आपका काम नहीं करेगा। जब भी आप इक्विपमेंट को ख़रीद रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका आपको एम्बिएंट टेम्परेचर वो ज़रूर देखना है, अदरवाइज़ आपका इक्विपमेंट परफॉर्मेंस सही नहीं करेगा। अच्छा, समर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये हो गया, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 84 डिग्री फ़ारेनहाइट 28.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोनों ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर आपको ज़रूर देखने और उसको फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं विंटर में। विंटर में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो कराची का होता है, जो सिंध पाकिस्तान में, तो वहाँ का ड्राई बल्ब टेम्परेचर 49 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेंटीग्रेड में लेंगे 9.4 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम टेम्परेचर ये विंटर में ये होता है। तो ये एग्जांपल की मदद से भी समझ लिया आपने, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो एनालिटिकल रिज़ल्ट जो होंगे लिमिटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर के आप गूगल से या हेप के सॉफ्टवेयर से आप मालूम कर सकते हैं। और दूसरा एक सवाल है जो कॉमन पूछा जाता है, अगर इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पंप के बारे में पूछा जाता है तो पंप की सक्शन और डिस्चार्ज में प्रेशर गेज क्यों लगाते हैं और उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि देखिए प्रेशर गेज हम जो पंप है उसके सक्शन और डिस्चार्ज में क्यों लगाते हैं। जैसे ये एक पंप हमारा लगा हुआ है, उसका ये सक्शन है, तो यहाँ पर भी प्रेशर गेज आपको लगा हुआ नज़र आएगा, और डिस्चार्ज पंप का वहाँ भी प्रेशर गेज लगा होता है। तो ये प्रेशर गेज क्यों लगाते हैं? प्रेशर गेज हम हमेशा प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो पंप के सक्शन और डिस्चार्ज में उसको मेजर करने के लिए लगाते हैं। तो हमारा प्रेशर सक्शन में कितना है और डिस्चार्ज में कितना है, क्योंकि हमें जो पंप हमारा जो डिज़ाइन हुआ है या वर्किंग कर रहा है, तो जो डिज़ाइन प्रेशर के हिसाब से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जो प्रेशर आपको देना है वो प्रेशर पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उसका हम प्रेशर मेजर करते हैं, हम मालूमात करते हैं रोज़ वो डेटा। अगर पंप चल रहा होता है तो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ये प्रेशर गेज एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो पंप हमारा जो प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो रीज़न देखने। अगर आप भी ब्लड प्रेशर, अगर कोई बीमार हो जाता है ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर अगर बड़ा होता है तब भी नुकसान है, ब्लड प्रेशर कम है तब भी नुकसान है। तो फिर जो भी डॉक्टर उसके प्रेशर देखकर फिर रिकमेंडेशन करता है। तो इसी हिसाब से पंप का भी हमें प्रेशर नोट करना होता है। अगर प्रेशर कम होता है उसके भी नुकसान आते हैं, और ज़्यादा हो रहा है उसके भी नुकसान आते हैं। फिर वो हमें ट्रेस आउट करके हमें वो सिस्टम को मेंटेन करना होता है। अगर वो आप मेंटेन नहीं करेंगे, आपका जो सिस्टम है एफिशिएंटली वर्किंग नहीं करेगा। और उसके अलावा जो ये प्रेशर पंप का होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है, क्योंकि अगर पंप का वैसे फंक्शन यही होता है वाटर को फ्लो करवाना, आगे
पहुंचाना। तो वो बेसिकली प्रेशर जो रेजिस्टेंस होती है इसमें एल्बो आ जाती है, फिटिंग्स आ जाती है, पाइप में फ्रैक्शन होती है, तो उसको जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं कितनी रेजिस्टेंस पाइपों में, उस रेजिस्टेंस की वजह से पाइप का पानी कहाँ दूर तक पहुंचाना है तो वो पहुंच सके। और प्रेशर रेटिंग जो पंप की है वो हमें बताती है कितनी रेजिस्टेंस हमें हैंडल करनी है या उस पर काबू करना है। जो भी रेजिस्टेंस होगी ये पंप उसके हिसाब से हेड की कैलकुलेशन होती है। हेड की कैलकुलेशन होकर ये पानी फिर उस हेड के हिसाब से रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए ये पहुंचाता है। और पंप ये हमेशा कर्व के हिसाब से आपको पता चलेगा, तब प्रेशर के हिसाब से फ़्लो जो है कितना है। अगर इसका फ़्लो प्रेशर का फ़र्क आएगा तो फ़्लो का भी फ़र्क आएगा, अगर फ़्लो का फ़र्क आएगा तो प्रेशर का भी फ़र्क आएगा। ये जो एक पंप का ये कर्व दिया गया है इसको देखकर आपको वो डिसाइड करना है। जैसे ये इसमें दो चीज़ें होती है, एक नीचे ये फ़्लो दिया होता है और ये एक प्रेशर दिया होता है जिसको हम हेड प्रेशर भी बोलते हैं या टोटल प्रेशर बोलते हैं या डिफरेंस प्रेशर बोलते हैं। तो हेड प्रेशर हमें मालूम करने के लिए हमें सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस जो होता है डेल्टा पी डिफरेंस प्रेशर मालूम करते हैं, तो उससे हम हेड कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें हेड मालूम होता है। तो यहाँ पर ये जैसे परसेंटेज ऑफ रेटेड टोटल हेड दी गई है और यहाँ पर देखें प्रेशर इन पीएसआई में दिया गया है। अगर पीएसआई में प्रेशर है तो आप उसको हेड फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हेड फिट में दिया हुआ है तो प्रेशर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस मालूम होगा तो हमें पता चलेगा इस पंप का हेड कितना है या हेड प्रेशर कितना है। तो हमारा सपोज इसका 100% हेड प्रेशर है, को ये डिज़ाइन किसी भी जो फ़्लो पे डिज़ाइन हुआ है तो उसका हेड प्रेशर कितना है, तो फिर हमें पता चलेगा तो ये प्रेशर डिस्चार्ज इसका कितना बना रहा है, कितनी दूर तक वो पहुंचाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन में हमें मालूम करनी होती है तो हेड प्रेशर हमें इस पंप का इतना होना चाहिए। सपोज़ करते हैं इस पंप का हेड प्रेशर है 99 PSI 99 PSI। अगर हेड प्रेशर इसका कम होगा, डेल्टा पी हम देखेंगे डिफरेंस प्रेशर से हेड प्रेशर मालूम करेंगे, कम होगा तो पानी वो जिस हाइट पर पहुंचाना है तो वो पहुंचाएगा नहीं। और जैसे ये फायर फाइटिंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं तो वो 100 हम उसकी परसेंटेज लेते हैं, ये फ़्लो की भी 100% लेते हैं और उसका हेड प्रेशर का भी 100% लेते हैं। तो ये 100% वाला, जैसे इसमें थोड़ा एक ये चीज़ देख लें, देखिए ये वाला जो नीचे वाला फ़्लो है तो ये फ़्लो वाली है और ये जो है प्रेशर है, हेड प्रेशर है। अब यहाँ पर देखें इसका 100 से 150 अगर फ़्लो हो गया तो इसका देखें यहाँ पर ये कर्व आ गया और इसका जो डिफरेंस हेड प्रेशर है वो 65% होगा। तो हमारा फ़्लो ज़्यादा होगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये इसका हमने प्रेशर बढ़ा दिया 140 तो उसका जो फ़्लो है वो ज़ीरो हो गया। तो ये डिपेंड करते हैं, अगर फ़्लो आपका प्रेशर में फ़र्क आता है तो फ़्लो में भी फ़र्क आ जाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा तो फ़्लो में वेरिएशन आएगी। सिंपल ये ग्राफ आपको शो करने का यही मकसद था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हेड के बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। और हेड प्रेशर कन्वर्ट होता है जैसे, और यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ, हेड प्रेशर हम कन्वर्ट करते हैं वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड। तो वर्टिकल हाइट लिक्विड पे कितना पंप प्रेशर हो तो वो पहुंचाएगा। अगर आपको जैसे मैंने बताया तो हेड प्रेशर में वेरिएशन आएगी तो फ़्लो की भी वेरिएशन आएगी। तो हम जैसे प्रेशर गेज हम पंप के सक्शन और डिस्चार्ज में क्यों लगाते हैं और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है तो जैसे हमें हेड प्रेशर मालूम हो जाए, हेड प्रेशर से हम मालूम करते हैं तो पंप की परफॉर्मेंस वो सही है या नहीं है, जहाँ तक पानी पहुँचाना है वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, और पानी का फ़्लो कम तो नहीं है, तो उस सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। फिर अगर फ़्लो कम हो रहा है तो फिर उस चीज़ को देखना होता है, फिर उसके हिसाब से हमें जो रेमीडियल एक्शन लेना होता है तो वो हम लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 4 में मज़ीद कुछ HVAC के क्वेश्चन है उसके मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।